स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन से जो आपका 8वां चैप्टर है शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप नोट्स को जरूर पढ़िए वेबसाइट ओपन करके। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से, उनका वर्णन करना है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति होता है उसके शरीर के अंदर जो शक्ति होती है, ठीक है, जो फोर्स होती है, जो पावर होती है हमारी, उसको निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं। एक तो आपकी बॉडी का भार, ठीक है, दूसरा मांसपेशियों की बनावट, तीसरा मांसपेशियों का साइज कितना है और चौथा गामक इकाई। तो मैं एक एक करके सब पे आपको मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहला है बॉडी वेट। जिन लोगों का भार ज्यादा होता है उनमें शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें शक्ति थोड़ी कम होती है, ऐसा देखा जाता है। जैसे कि कुश्ती का खिलाड़ी होता है भाई, वो ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। यहाँ पावर की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा, लचक की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा है मांसपेशियों की बनावट। अब देखो, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है, मसल्स जो होती हैं, वो व्हाइट एंड रेड दो अलग अलग फाइबर से मिलकर बनी होती है। अब जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों में व्हाइट फाइबर ज्यादा होता है, वो व्यक्ति लाल फाइबर वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मांसपेशियों की बनावट भी एक अहम भूमिका निभाती है कि कौन कितना शक्तिशाली होगा। फिर है मांसपेशियों का आकार। अगर किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बड़ी है साइज में, ठीक है, मसल्स बड़ी बड़ी हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं अगर आप देखोगे तो महिलाएं होती हैं उनकी मांसपेशियां थोड़ी पुरुषों से छोटी होती हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे देखा जाता है कि शक्ति के मामले में पुरुष थोड़े ज्यादा होते हैं आगे। फिर है गामक इकाई। हमारी मांसपेशियां बहुत सारी गामक इकाइयों से मिलकर बनी होती है और हमारी शक्ति इन्हीं गामक इकाइयों पर निर्भर करती है। अब जिसमें ज्यादा गामक इकाई होगी भाई, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। जिसमें जो है विकास नहीं हुआ होगा ढंग से, गामक इकाई नहीं होगी, वो इतना शक्तिशाली नहीं होगा। अब है सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं। तो सहन क्षमता, एंड्योरेंस, यानी कि किस चीज को आप कितने लंबे समय तक सह सकते हो और लगातार उसको कंटिन्यू रख सकते हो। तो एक तो आपकी एरोबिक क्षमता जो होती है, यानी कि ऑक्सीजन लेना ग्रहण करना, कैसे आप ऑक्सीजन को लेते हो, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन किस तरीके से आपके अंदर तक जा रहा है, ऑक्सीजन अंतःग्रहण, ठीक है। और उसके बाद ऊर्जा भंडार, कितनी एनर्जी आप बचा रहे हो, तो ये सब पे डिपेंड करता है। एनर्जी नहीं होगी तो सहन क्षमता कहाँ से आएगी भाई। फिर है एनारोबिक क्षमता, एटीपी और सीपी का शरीर में भंडारण। बफर क्षमता, मांसपेशियों में अम्ल संचय को प्रभावहीन बनाना। फिर उसके बाद है लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता, ठीक है, कि आप लैक्टिक अम्ल को कितना सहन कर सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड देन VO2 मैक्स, ये ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो सक्रिय मांसपेशियां व्यायाम के दौरान 1 मिनट में प्रयोग में लाती हैं। तो कितना आपकी मसल्स ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सहन क्षमता के साथ कार्य कर पाओगे। तो ये कुछ शरीर क्रियात्मक कारक थे सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले। थोड़ी सी इसमें साइंटिफिक नॉलेज है, ये चीज आपको फैक्ट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है हमारे शरीर में। अब यहाँ पे मोटा आदमी काम नहीं आएगा भाई। मैंने अभी आपको बताया था एक पहलवान वो लचक में कम होता है और एक दुबला पतला आदमी उसमें लचक ज्यादा होती है, ठीक है। तो कुछ इसके कारक होते हैं, आयु और लिंग, चोट, अनुकूल वातावरण, मांसपेशियों की शक्ति और व्यायाम। अब एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। पहला आयु। आपकी एज जितनी होगी ना उतनी ही आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जो जवान होता है इसीलिए कहा जाता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बुढ़ापे में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। वहीं महिलाओं में उसी उम्र के पुरुषों की तुलना में अधिक लचक पाई जाती है। तो ये इस तरीके से है भाई। चोट की अगर हम बात करें तो अगर किसी को चोट लग जाए तो लचक कम हो सकती है उस व्यक्ति की, ठीक है, चोट लगने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा है अनुकूल वातावरण। ठंडी जगहों में रहने वाले व्यक्ति के शरीर में लचक कम हो जाती है भाई। वहीं गर्म स्थानों पर रहने से शरीर में लचक बढ़ती है। वार्म अप इसीलिए किया जाता है, ठीक है, कि आपका शरीर गर्म रहेगा तो लचक ज्यादा रहती है। फिर है मांसपेशियों की शक्ति। अगर आपकी मांसपेशियां ही कमजोर हैं तो भाई लचक भी कम होती जाएगी, और जिसमें मांसपेशियां मजबूत होती हैं भाई उनकी लचक भी अच्छी हो जाती है। व्यायाम, अगर व्यायाम नहीं करोगे तो लचक तो आएगी नहीं भाई शरीर में। स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है, आप व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। ये है गति, स्पीड को निर्धारित करने वाले कारक। तो पहला है लचक, फिर है विस्फोटक शक्ति, स्नायु संस्थान, ऊर्जा और मांसपेशियों की बनावट। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। पहला है लचक। अगर किसी को अपनी स्पीड बढ़ानी है तो पहले लचक सही करनी होगी भाई, फ्लेक्सिबिलिटी होगी जब ही स्पीड होगी। दूसरा है विस्फोटक शक्ति।
किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तेज शारीरिक एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए विस्फोटक शक्ति चाहिए होती है, आप एकदम से कितना तेजी से काम कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है, विस्फोटक शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। फिर है स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम करता है जब ही हम कुछ कर पाते हैं, और हम ट्रेनिंग अगर करते हैं तो हम इस नर्वस सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। एक्टिविटीज अगर हम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां भी अच्छी रहेंगी, अच्छे से संकुचित होंगी, शिथिल होंगी, ठीक है, स्नायु संस्थान अच्छे से काम करेगा। तो ये होता है जब भी हमारी एनर्जी भी बढ़ती है, गति भी। फिर है ऊर्जा, किसी भी व्यक्ति को अगर स्पीड बढ़ानी है तो ऊर्जा की जरूरत होती है, भाई एनर्जी नहीं होगी तो स्पीड कहाँ से आएगी भाई। फिर इसके लिए मांसपेशियों के अंदर क्या है कि हम ये ऊर्जा हमें मांसपेशियों में फास्फोरस तथा क्रिएटिन फॉस्फेट से मिलती है, अगर हम ट्रेनिंग करें तो ये ऊर्जा बढ़ सकती है। वहीं मांसपेशियों की बनावट की बात करें तो ये तो हमने अभी देखा ही था कि भाई बनावट हर किसी की अलग अलग होती है, किसी की मांसपेशियों में व्हाइट फाइबर ज्यादा होता है तो वह मांसपेशियां जल्दी से सिकुड़ पाती हैं, जिस कारण उसमें ज्यादा गति रहती है, और लाल फाइबर वाली मांसपेशियां थोड़ी देरी से सिकुड़ती हैं। अब है कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम से क्या 5 प्रभाव पड़ते हैं। कार्डियो जो हमारी एक्टिविटीज करते हैं जब हम, तो हमारे दिल, हमारा कार्डियो सिस्टम जो है पूरा, कार्डियो श्वसन संस्थान तक क्या असर पड़ता है एक्सरसाइज का। पहला है हृदय गति का बढ़ना, जब कोई व्यक्ति व्यायाम करना शुरू करता है तो व्यायाम की प्रबलता के अनुरूप ही हृदय की गति बढ़ने लगती है, हार्ट रेट आपका बढ़ता है। स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के बढ़ने के अनुरूप ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं निकलने से निकलने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम स्ट्रोक आयतन कहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपका स्ट्रोक आयतन भी बढ़ने लगता है। फिर है रक्त का आयतन, अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हो अच्छे से तो धीरे 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 आपके हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा भी बढ़ती है भाई। और उसके बाद है ऊतकों को रक्त की आपूर्ति बढ़ाना, यानी कि ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता होती है, तो ऐसे में हृदय वाहिका का संस्थान उन ऊतकों में रक्त के भाव को बढ़ा देता है, जिनमें कम आवश्यकता होती है उनमें कम कर देता है, यानी कि हमारा जो पूरा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये अच्छा रहेगा, ठीक है। रक्तचाप में वृद्धि, इसमें है कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारा जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, कभी भी लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं रहेगी। प्राणधार वायु की क्षमता में वृद्धि, व्यायाम करने से व्यक्ति में ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी बढ़ने लगती है, वायु की क्षमता में लगभग 3500 सीसी से लेकर 5500 सीसी तक इतना फर्क आ जाता है भाई, अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ता है आपकी बॉडी में। सहन क्षमता बढ़ती है, लंबी अवधि तक व्यायाम करने से व्यक्ति की सहन क्षमता में वृद्धि होती है, आप बिना थके काम को कर पाओगे लंबे लंबे समय तक। अब है नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है। मांसपेशियों में क्या क्या होता है, एक तो मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, दूसरा कोशिका नलिकाओं का निर्माण होता है, कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, तो आपके पेशियों में कोशिका नलिकाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां लाल होती हैं, ठीक है, गहरा लाल रंग हो जाता है। एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा बॉडी पे, आपकी मसल्स अच्छी रहेंगी। फिर है थकान में देरी, आपकी मसल्स इतनी जल्दी थकेंगी नहीं, ठीक है। आसन सही रहेगा, पोस्चर बढ़िया रहेगा, शक्ति और गति भी बढ़ेगी और सुधार होगा कोशिकाओं में। अब है नेक्स्ट टॉपिक है अस्थि भंग। अस्थि भंग से क्वेश्चन आ सकता है फ्रैक्चर के ऊपर, तो 3 तरीके के फ्रैक्चर है, साधारण फ्रैक्चर, मिश्रित फ्रैक्चर, जटिल अस्थि भंग। और फिर चौथा और पांचवा छठा जो है वो है कच्ची अस्थि भंग, बहुखंड अस्थि भंग, पचड़ी अस्थि भंग और दबाव अस्थि भंग, जो कि 7वां फ्रैक्चर का प्रकार है। इसके फोटोस आप देख सकते हो, अनुप्रस्थ अस्थि भंग, तनाव अस्थि भंग दबाव के कारण, तिरछा अस्थि भंग, कच्चा अस्थि भंग, बहुखंड यानी कि बहुत टुकड़ों में हुआ अस्थि भंग, पचड़ी अस्थि भंग, एक के अंदर एक घुस जाना। तो ये अलग अलग फ्रैक्चर हो सकते हैं हड्डियों के अंदर, ठीक है। अब इसमें यही बताया गया है कि साधारण अस्थि भंग यानी कि किसी भी घाव के बिना अस्थि भंग फ्रैक्चर अगर होता है तो वो नॉर्मल है। फिर है मिश्रित अस्थि भंग, ये क्या है, विपरीत अस्थि भंग वो अस्थि भंग होता है जिसमें अस्थि के टूटने के साथ साथ त्वचा और मांसपेशियों को भी नुकसान हो सकता है, ओके, और त्वचा फट भी सकती है। जटिल अस्थि भंग, ऐसे में क्या होता है, आंतरिक अंग या अंगों को भी हानि पहुंच सकती है, ऊतक हमारे जो होते हैं टिश्यूज को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और ये बहुत खतरनाक होता है भाई, ये खेल कूद में ज्यादा लगता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हो, 2 प्रकार का विस्थापन बताओ। डिसलोकेशन हो जाता है भाई चोट की वजह से, ठीक है, जैसे कि निचला जबड़ा जो होता है उसका विस्थापन हो जाता है, हमारी ठोड़ी अगर टकरा जाए किसी से, हमारी चिन जो होती है, ज्यादा मुंह खोलने से भी ऐसा हो सकता है एकदम झटके से। कंधे का जोड़ा जो होता है उसका विस्थापन हो सकता है झटका आने से या गिर जाने से, बाइक से गिर जाने से, ओके। कोमल ऊतकों की चोटें कौन कौन सी होती है, रगड़ा लग जाना, गुमचोट आ जाना, चीरा, मोच, खिंचाव, ठीक है, खिंचाव आ जाता है जिस तरीके से, तो खेलों में आम बात होती है, ठीक है, कोमल ऊतकों की चोट लगती रहती है, जैसे कि रगड़ लग जाना,
समझ में आ रहा है? घर्षण हो जाता है, कभी आप खुरदरी सतह पर गिर जाओ कहीं पर। फिर है गुम चोट लग जाना, गुम चोट लग जाती है ना टकराने के कारण, मुक्केबाजी में गुम चोट लग जाती है, कुश्ती में लग जाती है। चीरा आ जाना, तीखी कोई चीज है या चाकू है या कोई शीशा है जो आपके मांस को चीर सकता है, तो चीरा भी एक चोट है। मोच आ जाती है भाई, ये तो आप सभी को पता ही है। फिर है खिंचाव, एकदम से खिंचाव पड़ जाता है, बहुत बारी हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप परहेज, ठीक है, परहेज तो बाद में करोगे, अगर पहले आप जो है अगर अपने आप को तैयार रखते हो, आप अगर कोई दिक्कत आने ही ना दो कभी बॉडी में, तो क्यों आपको भाई बचना पड़ेगा, फिर किसी चीज से इलाज क्यों करना पड़ेगा? तो आप हमेशा अपनी देखभाल करके, अच्छे से उपकरणों का इस्तेमाल करके, और बहुत से और भी चीजें होती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो वार्म अप जरूर करें, जब भी आप खेल को स्टार्ट करें तो वार्म अप बहुत जरूरी होता है, मांसपेशियों में गर्माहट लानी चाहिए वरना आपको चोट लग सकती है। दूसरा है उचित अनुकूलन। बहुत सी चोटें शरीर की कमजोर मांसपेशियों के कारण लग जाती हैं, जो आपके खेल में मांग की पूर्ति के लिए तैयार नहीं होती। कई मांसपेशियां होती हैं जो जबरदस्ती हम यूज कर लेते हैं, तो ऐसे में बहुत नुकसान हो सकता है भाई। और उसके बाद है संतुलित आहार। कमजोर अस्थियां खेल में चोटों का कारण बनती हैं। अगर आपकी हड्डियां ही कमजोर है, कैल्शियम ही नहीं है, तो फिर भाई टूटेगी हड्डी तो। सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग, आप हमेशा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का उपयोग करें। क्रिकेट खेलते हैं तो हेलमेट, एलगार्ड और आपका जो भी पैड होता है, ठीक है, और ग्लव्स, सब कुछ पहन के ही खेलें। कोई भी अन्य खेल खेलते हैं तो आप सब पहन के खेलें। खेल नियमों का पालन करना, अगर कोई बंदा खेल के नियमों का पालन नहीं करता तो उसको ज्यादा चोट लगती है, जो नियमों के साथ खेलता है उसको चोट कम लगती है। अब है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। ये क्या होता है? अगर इमरजेंसी किसी को चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले पहले आप जो उसको इलाज दे सकते हो वो उसका प्राथमिक चिकित्सा हो जाएगा, फर्स्ट एड हो जाता है। ये जान बचाने के लिए किया जाता है फर्स्ट एड। ठीक है, मान लो आपका सर फट गया, डॉक्टर तक तो जा रहे हो, कुछ तो करोगे भाई, सर साफ कर लोगे, थोड़ा सा पट्टी बांध दोगे या कुछ सर पे बांधोगे, ये भी फर्स्ट एड है। समझ में आ रहा है आपको? जो कुत्ते ने काट लिया, मिर्च लगा देते हैं उसके ऊपर, तो वो भी फर्स्ट एड है। क्योंकि बीमारी और दर्द से आराम दिलवाना, यही होता है इसका उद्देश्य है। घायल और बीमार व्यक्ति को संभालना, दोबारा से वो रिकवरी कर पाए, अपनी शक्ति प्राप्त कर पाए, जल्दी से जल्द उसको वो चिकित्सा उपलब्ध करवाना, ये भी होता है। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।